आज भारत का प्रत्येक नागरिक मणिपुर की स्थिति से बखूबी वाकिफ होगा। वो ये जरूर जानता होगा कि मणिपुर की बिगड़ी हुई स्थिति के लिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है वो एक फैक्टर बना हुआ है। स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है कि मणिपुर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 10,000 आर्मी पर्सोनेल्स को वहां पर तैनात किया गया है थ्रू आर्टिकल 355। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर तमाम सवालों के जवाब लेने वाले हैं, जैसे कि आर्टिकल 355 क्या है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार मिल जाता है कि वो स्टेट के अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं। हम लोग ये भी जानेंगे कि आर्टिकल 371C क्या है, जिसके तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। मैती समुदाय ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि जिसके विरोध में बाकी कम्युनिटी जो है वो आकर खड़ी हो गई है और इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम लोग बात करेंगे कि हाईकोर्ट का वो डिसीजन क्या था जिसके तहत आज इतना ज्यादा बवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। तो चलिए आज लेक्चर के अंदर हम लोग सभी रूट कॉज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए कि मणिपुर के जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा कि मणिपुर के अंदर आर्टिकल 355 के तहत आर्मी पर्सनल जो है उनकी तैनाती की गई है और जिसके तहत स्थिति जो है वो अब अंडर कंट्रोल है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अब कंट्रोल में आ रही है। सबसे पहले मणिपुर की स्थिति के बारे में हम लोग जायजा ले लेते हैं। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 38 मिनट पहले ही ये खबर है कि मणिपुर की वायलेंस के कारण कोबरा कमांडो जो है वो एक शहीद हुए हैं। इसके बाद में लगभग 21 मिनट पहले की ये न्यूज है कि मणिपुर की वायलेंस के अंदर 4 शॉट डेड इन जो है चूरा चांदपुर, इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी हम लोग देखेंगे कि जब ये घटनाक्रम हो रहा था उससे कुछ समय पहले ही मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जहां पर वो अगले दिन भाषण देने वाले थे, उस पूरे के पूरे स्टेज को जो है वो भी जला दिया गया था। इन तमाम स्थितियों को जानने के बाद आप लोग बेहतर तरीके से आज के टॉपिक को समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए कि मणिपुर की गवर्नमेंट ने यह भी इशू कर दिया कि वहां पर शूट एट साइट, मतलब देखते ही जो है वो गोली मारने के आदेश भी वहां पर जारी कर दिए गए। इतनी स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। आप लोगों ने सेक्शन 144 के बारे में सुना होगा, वो भी वहां पर अभी लागू है। ठीक है, चलिए सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं कि मणिपुर के जो डीजीपी हैं इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 जो है वो इन्वोक कर दिया है स्टेट के अंदर, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो कंट्रोल के अंदर आ चुकी है। ठीक है, हम लोग पहले रूट कॉज के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको मणिपुर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो है मैं बता देता हूं। मणिपुर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था 1891 के अंदर, 1891 में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। उसके बाद में एक यूनियन टेरिटरी बना, वो यूनियन टेरिटरी बना 1956 के अंदर और एक स्टेट का दर्जा उसको दिया गया 1972 के अंदर। जब स्टेट का दर्जा दिया गया उसके बाद में आज जो है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट है और चूरा चांदपुर के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इन्हीं 16 में से एक डिस्ट्रिक्ट है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो कौन है, अनुसुईया उके जो है वो यहां पर क्या है, यहां की गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और ध्यान रखिए इनकी पार्टी जो है वो बीजेपी है। यह पहली बार हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी बीजेपी है और मणिपुर के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और इम्बैलेंस की कंडीशन जो है वो वहां पर बन चुकी है। फिर यहां पर देखिए कि मणिपुर की जो असेंबली सीट्स है वो कितनी है, 60 सीट है। और याद रखिएगा इन 60 सीट के बारे में, क्योंकि आगे जाके हम लोग मैती समुदाय के बारे में बात करेंगे जो कि डोमिनेट करती है और वो इन असेंबली सीट्स के ऊपर भी डोमिनेट करती है। राज्यसभा सीट देखें तो 1 सीट मणिपुर के पास में है, लोकसभा की सीट 2 सीट है। मणिपुर जो है वो खुद का हाईकोर्ट रखता है। मणिपुर का जो एरिया है उसके अंदर पूरे भारत में 23rd रैंक है मणिपुर की। पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 28 लाख पॉपुलेशन है और इसको लेकर मणिपुर की 23वीं रैंक है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, फिर देखिए ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है मैती लैंग्वेज और मैती के अंदर ही स्क्रिप्ट जो है वो लिखे जाते हैं। तो ये मैती जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं यही कहलाते हैं मैती समुदाय के लोग। फिर आप लोग देखिए कि यहां पर लिटरेसी रेट जो है वो है 76.94। याद रखिएगा 76.94% जो है वो क्या है, यहां की लिटरेसी रेट है, मतलब बहुत अच्छी लिटरेसी रेट है। लेकिन फिर भी यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसको लेकर ही वहां का यूथ जो है वो कई बार प्रदर्शन भी कर चुका है कि आप लोगों ने हमको शिक्षित तो कर दिया है लेकिन हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफी हद तक बढ़ चुकी है।
चलिए सबसे पहले हम लोग मणिपुर के मैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मणिपुर का जो मैप है, यानी कि मणिपुर जो है वो नागालैंड, असम और मिजोरम से जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और मणिपुर, जब हम लोग स्टेट की बात करेंगे तो मणिपुर के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चूराचांदपुर। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो मणिपुर के अंदर ही हो रहा है। मणिपुर जो है वो लगभग 90% हिल एरिया से घिरा हुआ है। 90% जो है वहां पर हिल एरिया है। और इस हिल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो कौन से हैं? मैती समुदाय के, जिनकी जनसंख्या कितनी है? 53.30% है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो मैती समुदाय की है, जो कि मैती लैंग्वेज को बोलते हैं और यही डोमिनेट करती है। मैंने आप लोगों को अभी असेंबली सीट्स बताई थी जो कि 60 है, 60 सीट है। और वहां पर भी डोमिनेट कौन सी करती है? मैती समुदाय कर रही है। अब देखिए कि ये जो मैती समुदाय है ये सबसे ज्यादा है, लेकिन इनके बाद में आप लोग देखेंगे कुकी जनजाति है, ठीक है, उसके बाद में मारम जनजाति है। ये तमाम जो जनजातियां हैं ये बेसिकली क्या कर रही हैं? इस मैती जनजाति का क्या कर रही है? विरोध कर रही हैं। क्यों कर रही है अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। मणिपुर के अंदर 41% जो पॉपुलेशन है उनके पास में जो रिलीजन है वो कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन से हैं? वो है क्रिश्चियनिटी के। वहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 371C के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके तहत मणिपुर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। इस आर्टिकल के बारे में समझिए, आपको पूरी स्टोरी जो है वो समझ में आएगी। बेसिकली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर से कंसल्ट करके किसी भी एरिया को जो है वो हिल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो भी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उनको स्पेशल रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है। तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की सिफारिश पर किसी भी एरिया को हिल एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसी हिल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो कौन से हैं? वो है मैती समुदाय के। अब रिसेंटली एक ऑर्डर जो है वो हाईकोर्ट का आया था, और हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर यह कहा गया था कि जो मैती समुदाय है जो कि हिल एरिया के अंदर रहता है उसको एसटी के अंदर शामिल कर लिया जाए। उसको किसमें शामिल कर लिया जाए? एसटी के अंदर शामिल कर लिया जाए। और इसी के विरोध के अंदर बाकी समुदाय जो है वो उठ खड़े हुए और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो हाईकोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आता है उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, जो एन बीरेन सिंह वहां पर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वहां पर एक सर्वेक्षण जो है वो करवाया जाए। मतलब एक पूरा का पूरा सर्वे करवाया जाए। और जैसे ही सर्वे करवाने के लिए ऑर्डर वहां पर रिलीज होते हैं उसके बाद में जो अदर कम्युनिटी है, मैती समुदाय को छोड़ दीजिए, बाकी सभी कम्युनिटी जो है वो वहां पर रैली जो है वो करने लग जाती है। और इसी दौरान ये होता है कि वहां पर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। तो हाईकोर्ट ने फिर यह डिसीजन दे दिया कि मैती समुदाय को एसटी के अंदर शामिल कर लिया जाए, ठीक है। यहां पर हम लोग आज एक केस को डिस्कस करना चाहेंगे, वो है एम नागराजन बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है वो 2007 का है। इस केस के अंदर भारत के अंदर यह डिसाइड हुआ कि आखिरकार रिजर्वेशन जो है वो किस आधार पर दिया जाता है। हमारे भारत के अंदर रिजर्वेशन जो है वो 3 आधार पर दिया जाता है। सबसे पहला जो बेसिस है वो है बैकवर्ड। और बैकवर्ड भारत के अंदर पहले 2 तरह के थे, अब 3 तरह के हो चुके हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकली, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 104, उसके तहत जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस है उनको इसके अंदर ऐड किया गया। फिर है सोशल और फिर है एजुकेशनल। तो 3 तरह के बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सोशली। तो पहला तो रिजर्वेशन का आधार हो गया कौन सा? बैकवर्ड क्लास को। फिर दूसरा जो हमारे पास में है वो है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, मतलब रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ना होने के कारण आप लोग देखते हैं कि लोकसभा के अंदर जो है वो रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे विधानसभाएं जो होती हैं, स्टेट की जो असेंबलीज होती है, वहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है। और तीसरा आधार है कि आप लोग जो मार्क्स के अंदर देखते हैं, जैसे कई बार कट ऑफ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्वेशन जो है वो हम लोग उसको कहते हैं कि SC ST OBC इनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो एम नागराजन वही केस था जिसके तहत भारत के अंदर रिजर्वेशन जो है उसको आधार बनाया गया था। और आप लोगों ने एक आर्टिकल जो है वो जरूर पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 को ही रिजर्वेशन का जो है वो आधार माना जाता है। इसी आर्टिकल 16 के अंदर SC ST और OBC को जो है वो आरक्षण प्रदान किया गया है। और आज जिस ST को लेकर बवाल हो रहा है मणिपुर के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल से जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ?
कि मणिपुर के अंदर जो स्पेशल फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी तैनाती वहां पर कर दी गई है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 355 क्या है? आर्टिकल नंबर 355 ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, मतलब जो केंद्र सरकार है उसका ये कर्तव्य है कि टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब अगर मान लीजिए कोई बाहरी कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो उससे सिक्योर करने का जो पूरा का पूरा ड्यूटी है वो किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और इसके तहत जो है वो कोई भी प्रोविजन जो है वो स्टेट के अंदर कर सकती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि वहां पर आर्मी पर्सोनेल जो है इनकी तैनाती की जाएगी। जब भी आर्टिकल 355 को डिप्लॉयड किया जाता है, मतलब इन्वॉक किया जाता है, तो लगभग कुछ इस प्रकार का लेटर जो है वो जारी किया जाता है। ये लेटर जो आप लोग देख रहे हैं वो वेस्ट बंगाल के लिए है, जो कि 2022 में रिलीज किया गया था, लेकिन लगभग ऐसा ही लेटर जो है वो आर्टिकल 355 के लिए होता है, जो कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए जारी करती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोग स्थितियां देख रहे हैं, इस स्थिति के अंदर जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो वहां पर तैनात हैं। स्थिति को काफी हद तक जो है वो कंट्रोल कर चुकी हैं। अब काफी ज्यादा वहां पर आगजनी हुई है और आगजनी को लेकर बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो चुका है। ठीक है, मैं एक बार पूरी स्टोरी को जो है वो आपके सामने क्या कर देता हूं, वापस से रिकॉल करवा देता हूं। देखिए 1891 के अंदर मणिपुर जो था वो एक प्रिंसली स्टेट था। उसके बाद में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, फिर स्टेट का दर्जा दिया गया 1971 के अंदर। फिर वहां पर जो हिल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहते हैं, उनको जो है वो हमेशा आप लोग देखते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर उसको काउंट किया जाता है। वहीं पर एक मैती समुदाय जो है रहता है। फिर हाईकोर्ट ये डिसीजन देता है कि मैती समुदाय को भी किस में काउंट किया जाए, आपके एसटी के अंदर काउंट किया जाए। और इसी के अगेंस्ट में बाकी कम्युनिटी जो है वहां पर वायलेंस पर उतर आती है। और इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि वहां पर जो है वो किसकी तैनाती की जाए, आर्मी जो फोर्सेज हैं उनको वहां पर तैनात की जाए, ताकि स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ सके। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये महिला कौन है। इन महिला का नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, पूरी स्टोरी आपकी क्लियर हो चुकी है। आपके एक बेहतरीन कमेंट से जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इन महिला का नाम जो है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कोर्स जो है वो क्रिएट किया है एनसीईआरटी का। आप लोग को कोड यूज करना है एनसीईआरटी, 25% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप लोग को वहां पर मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।